तस्बीहा जब घर लौटी तो सबसे पहले इसे कॉल की, मगर इसने नहीं उठाई। हॉस्पिटल में बिजी होगा। वो खुद से मुखातिब थी। मैं तुम्हें नहीं समझ सकती मौसम, तुम कब क्या कर दो कुछ पता नहीं होता। बस जल्दी से मेरे पास आ जाओ। तस्बीहा इसके अक्स से मुखातिब थी। दरवाजे पर नोक हुआ तो वो उठी और दरवाजा खोला तो सामने मौसम की मोम थी। मोम आप आइए ना। इसने इन्हें अंदर बुलाया। जब तुम मुझे इतने प्यार से मोम बोलती हो ना तो बहुत प्यारी लगती हो। तुम्हारे आने से मेरी बेटी की कमी पूरी हो गई। वो तस्बीहा का हाथ पकड़कर बोली, ये तो आपकी मोहब्बत है मोम। तस्बीहा ने मुस्कुराकर कहा, शाम में रेडी रहना, हम नूर के घर जा रहे हैं, ओके। उन्होंने कहा, जी बिल्कुल। तस्बीहा ने ताबेदारी से हाँ की। शाम को वो तैयार होकर नीचे उतरी तो मौसम की मोम ने प्यार से इसे गले लगा लिया। वो लोग मिलकर नूर के घर गए। वो वाकई अच्छी लड़की थी। सबको बहुत पसंद आई। शाह को वो लोग जानते थे क्योंकि एक ही कॉलेज में थे, तो नूर के घर वाले इससे वाकिफ थे। वो लोग मंगनी की बात कर रहे थे जब तस्बीहा बोली, माजरत चाहती हूँ बीच में बोलने के लिए, मगर हम मंगनी की जगह निकाह अगर कर दें तो कैसा रहेगा, क्योंकि मंगनी की शरई कोई हैसियत नहीं है। इसने अपना मौकफ पेश किया तो मौसफ के डैड को इसकी बात बहुत पसंद आई और वो नूर के डैड की तरफ देखकर बोले, आप क्या कहते हैं, आपको कोई एतराज तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हमें तस्बीहा बेटी की बात वाकई पसंद आई, नूर के डैड बोले और उन्होंने निकाह की डेट 2 दिन बाद की फिक्स कर दी। तस्बीहा ने नूर को कह दिया था कि शाह को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए और वो मान गई थी। तस्बीहा घर आई तो खुश भी थी, मगर मौसम की कमी इसे बहुत फील हो रही थी। इसने मोबाइल चेक किया मगर मौसम की एक कॉल या मैसेज नहीं था। तस्बीहा को इसकी फिक्र होने लगी। इसने कॉल की मगर बेल जा रही थी। फोन क्यों नहीं उठा रहा, इसने गुस्से से कहा। वो मोबाइल रखकर चेंज करने चली गई। वापस आई तो मोबाइल देखा, मगर कोई कॉल नहीं थी इसमें। इसने फिर कॉल की। इस बार उसने कॉल काट दी। तस्बीहा का तो खून खोल गया, मगर अगले ही लम्हे इसकी वीडियो कॉल आ रही थी। तस्बीहा ने उठाई और शुरू हो गई, कहाँ थे तुम, मैं तुम्हें कब से कॉल कर रही हूँ, दोपहर में भी की मगर तुमने एक कॉल का जवाब नहीं दिया, कहाँ थे? वो गुस्से से जो मुंह में आया बोलती गई। मौसम चुपचाप इसे देख रहा था। 2 दिन बाद इसे देखा था। दिल कितना बेचैन हो रहा था कोई इससे पूछता। इसे चुप देखकर वो बोली, अब बोल क्यों नहीं रहे? क्या बोलूं? तुमने कल बात की थी मुझसे, वो शिकवा करने लगा। मैं सारी रात तड़पता रहा तुमसे बात करने के लिए, तुम्हें देखने के लिए, मगर मैडम फोन बंद करके आराम से सो रही थी। वो मसनूई गुस्से से बोला, तौबा, कैसे लड़ाका औरतों की तरह बोल रहे हो? तस्बीहा ने अपने कानों को हाथ लगाया। अच्छा, आपके मुंह से तो अभी फूल गिर रहे थे। वो तपा हुआ था। मैं गुस्से में थी, वो मुंह बनाकर बोली। अब मैं गुस्से में हूँ? वो तरकीब ब तरकीब बोला, शाह का रिश्ता तय हो गया है, 2 दिन बाद निकाह है इसका। तस्बीहा ने इसे खबर दी। पता है, मुझे डैड ने पहले ही बता दिया, वो बोला। अब तुम मुझे डांटोगे? तस्बीहा ने इतनी मासूमियत से पूछा। मौसम का बस चलता तो अभी वो सामने होती तो मुंह चूम लेता। नहीं, मेरी क्या मिजाल के मैं आपको डांटूं? अपने जज्बात पर काबू पाते हुए वो बोला। तस्बीहा थोड़ी देर चुप रही और इसे देखती रही तो इसे चुप देखकर वो बोला, क्या हुआ, गुस्सा खत्म? वो हल्का सा मुस्कुराया। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि बाबा की तबीयत खराब थी? तस्बीहा ने संजीदगी से पूछा तो वो समझ गया था कि इसे सब पता चल गया है। कोई और बात नहीं कर सकते? इसने बात बदलने के लिए कहा। नहीं, वो अभी अपनी बात पर कायम थी। तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था इसलिए नहीं बताया। इसने सच बोल ही दिया और यही वजह थी मुझे यहाँ अकेला भेजने की। इसने तस्दीक चाही। इसने हाँ में सर हिलाया और बोला, मुझे अंदाजा नहीं था कि ये इतना मुश्किल होगा मेरे लिए। एक बात हमेशा याद रखना, ये मेरी रिक्वेस्ट है तुमसे कि तुम जितना भी मुझसे नाराज हो मगर मुझसे बात करना नहीं छोड़ना, प्लीज। वो तस्बीहा से रिक्वेस्ट कर रहा था। इसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो ऐसी रिक्वेस्ट कभी किसी से करेगा। तुम कब आ रहे हो? तस्बीहा ने भीगी आंखों से पूछा। मुझे मिस कर रही हो? इसने शरीर लहजे में पूछा। बहुत। आज तस्बीहा ने आखिर बोल ही दिया। इसका जवाब सुनकर मौसम का दिल किया कि अभी उड़कर चला जाए, मगर कुछ दिन सब्र कर लो। इसने इसे बहलाना चाहा तो तस्बीहा ने नफी में सर हिला दिया। आई लव यू। इसने फ्लाइंग किस किया और बोला, सो जाओ, काफी रात हो गई है। तुम भी, तस्बीहा ने मुस्कुरा कर कहा तो इसने कॉल कट कर दी। आज वो सुबह से ही मॉम के साथ शॉपिंग कर रही थी, नूर के लिए और शाह के लिए। सारी तैयारियां हो चुकी थी मगर मौसम और शाह नहीं पहुंचे थे। 1 दिन बाद निकाह है और दुल्हे को पता भी नहीं है, शाह की मोम बोली। वो सब शाम की चाय पी रहे थे। आ जाएगा मौसम, इसे टाइम पर भेज देगा, मौसम के डैड बोले। कैसे भेजने की बात हो रही है? शाह की आवाज पर इन सब ने मुड़कर देखा तो वो हैरान रह गए। तस्बीहा की नजरें मौसम को ढूंढ रही थी। अरे तुम कब आए?
اس کی موم نے پوچھا۔ بھائی نے کہا کہ گھر جانا ہے۔ میں نے کہا یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے، تو انہوں نے اجازت دے دی۔ شاہ نے بیٹھتے ہوئے بتایا۔ تسبیحہ کی نظر ابھی بھی مین گیٹ پر تھی کہ شاید وہ اب اندر آئے۔ شاہ نے اسے دیکھا تو بولا، آپی بھائی نہیں آئے؟ میں نے تو کہا تھا، مگر وہ بولے ابھی تم چلے جاؤ، میں بعد میں آ جاؤں گا جب ٹائم ہوگا۔ شاہ نے اسے بتایا تو تسبیحہ کا دل بوجھل ہو گیا اور اسی کے ساتھ اس کا چہرہ بھی۔ وہ اداس ہو کر بیٹھ گئی۔ آ جائے گا وہ، اداس مت ہو، موصب کی موم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا تو وہ مسکرا دی اور شاہ سے باتیں کرنے لگی۔ وہ اپنے کمرے میں آئی تو موصب کو کال ملائی مگر اس نے نہیں اٹھائی۔ ایک تو یہ بندہ کال نہیں اٹھاتا، کیا ہو جاتا اگر شاہ کے ساتھ ہی آ جاتا، مگر نہیں، جناب پر تو ڈاکٹری کا بھوت چڑھا ہے۔ بیوی جائے بھاڑ میں، میں بھی اب کال نہیں اٹھاؤں گی، نہیں کروں گی بات۔ تسبیحہ اس وقت فل غصے میں تھی۔ موبائل آف کر کے چینج کر کے صوفے پر سونے لیٹ گئی۔ وہ ابھی بھی صوفے پر ہی سوتی تھی جب سے یہاں آئی تھی۔ اس کی ہمت ہی نہیں ہوئی پہلے دن کی بے عزتی کے بعد۔ رات کے 2 بجے کون آیا ہے؟ موصب کی موم کچن میں کسی کام سے آئی تو چوکیدار کو گیٹ کھولتے دیکھا تو بولی۔ گاڑی اندر آئی اور اس میں سے موصب نکلا تو وہ خوشی سے گیٹ پر گئیں اور گیٹ کھولا تو وہ سامنے تھا۔ موصب نے سلام کیا۔ موصب تم تو کل آنے والے تھے۔ وہ اسے اس وقت دیکھ کر حیران تھی۔ جی بس آ گیا، اسے ان سے بات کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اچھا تم فریش ہو جاؤ، میں کھانا لگا دوں، انہوں نے اس سے پوچھا۔ نہیں میں بس آرام کروں گا، آپ کو اتنی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ وہ موصب کو جاتے دیکھتی رہی، وہ ان سے ایسے ہی بات کرتا تھا ہمیشہ سے۔ وہ سر جھٹک کر اندر چلی گئی۔ موصب کمرے میں آیا تو ہلکی سی لائٹ جل رہی تھی اور تسبیحہ صوفے پر سو رہی تھی۔ پہلے تو اسے صوفے پر دیکھ کر حیران ہوا، پھر سر نفی میں ہلایا اور مسکرایا۔ وہ بھی جانتا تھا وہ تسبیحہ ہے اور اس سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی ہے۔ موصب صوفے کے قریب آیا، نیچے بیٹھ گیا۔ نیچے بیٹھ کر تسبیحہ کے چہرے پر آئے بالوں کو ہٹانے لگا۔ وہ اس کے ایک ایک نقش کو دیکھ رہا تھا، پھر اس نے اس کے گالوں کو چھوا تو تسبیحہ کی آنکھ کھل گئی۔ وہ نیند میں تھی۔ اس نے موصب کو دیکھا اور بولی، یار موصب تم مجھے پاگل کر دو گے، آنکھیں کھولوں تو تم، بند کروں تو تم نظر آتے ہو۔ وہ سمجھی اس کے سامنے موصب کا عکس ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ موصب مسکرایا اور اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا ہوا اس کے چہرے پر جھکا تو تسبیحہ کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اس نے چہرہ اٹھایا تو تسبیحہ کو حیران پایا۔ موصب، وہ بے یقینی سے بولی تو موصب نے ایک آنکھ دبا دی۔ تسبیحہ خوشی سے اس کے گلے لگ گئی۔ وہ بھول گئی تھی کہ وہ موصب سے ناراض تھی۔ تم کب آئے؟ تسبیحہ نے پوچھا تو موصب نے اپنے ہاتھوں میں اس کا چہرہ لے لیا اور بولا، ابھی آیا ہوں۔ اس کی نظریں تسبیحہ کے چہرے سے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں۔ تسبیحہ مسکرائی تو وہ بولا، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ وہ معصوم بچے کی طرح بولا، تم فریش ہو جاؤ، میں کھانا لگاتی ہوں۔ وہ کہتے ہوئے اٹھ کر باہر چلی گئی۔ موصب فریش ہو کر نیچے کچن میں ہی آ گیا، اس کے پاس اور کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ ہاں جی، کیا کیا تم نے آج؟ اس نے تسبیحہ سے پوچھا۔ شاپنگ کی، نور کی اور شاہ کی، اس نے بتایا۔ اور اپنی؟ اس نے تسبیحہ سے پوچھا۔ نہیں، وہ تو تم کرواؤ گے نا، اس نے ہنستے ہوئے کہا تو موصب بھی ہنسنے لگا۔ تسبیحہ نے اسے کھانا نکال کر دیا اور وہ کھانے لگا، ساتھ ساتھ وہ اسے بھی کھلا رہا تھا۔ موصب تم کھاؤ، مجھے بھوک نہیں ہے یار، تسبیحہ نے اس کا ہاتھ روکتے ہوئے کہا تو اس نے تسبیحہ کا ہاتھ ہٹایا اور اس کے منہ میں نوالا ڈالا اور بولا، کتنی کمزور ہو گئی ہو 2 دن میں، مجھے اتنا مس کیا تم نے؟ اس نے شریر لہجے میں بولا۔ مس کیا میں نے تمہیں؟ سوچ ہے تمہاری، اس نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولا۔ اچھا، اس نے اچھا کو لمبا کرتے ہوئے بولا۔ جی، تسبیحہ نے بھی اسی کی طرح بولا۔ کھانے کے بعد تسبیحہ نے چائے بنائی اور ایک کپ اس نے موصب کو دیا اور ایک خود لیا۔ موصب نے تسبیحہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر کمرے میں چلا گیا۔ 2 دن تم نے کیا کیا؟ تسبیحہ نے چائے پیتے ہوئے کہا۔ تمہیں یاد کیا، موصب کے لہجے میں ایک سحر تھا۔ باتیں بس بنوا لوں تم سے، تسبیحہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ باتیں نہیں ہیں، موصب نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ تو پھر؟ وہ اسے تنگ کر رہی تھی۔ تم بھی جانتی ہو کہ تم میرے لیے کیا ہو۔ موصب کا لہجہ نرم تھا اور محبت بھرا۔ تسبیحہ نے مسکرا کر سامنے دیکھنے لگی اور چائے کا کپ لبوں سے لگا لیا۔ آج صبح سے ہی وہ بیزی تھی، آج شاہ کا نکاح تھا اور اسے پتہ بھی نہیں تھا۔ وہ آرام سے سو رہا تھا۔ نکاح شام میں تھا اور سارا انتظام نور کے گھر میں تھا۔ شاہ اٹھو، تسبیحہ اس کے کمرے میں آئی جو آرام سے سو رہا تھا اور شام ہونے کو تھی۔ آپ بھی تھوڑی دیر اور، شاہ نے نیند میں بولا۔ شام ہو رہی ہے شاہ اور تم ابھی تک سو رہے ہو؟ تسبیحہ نے تکیہ اٹھا کر اسے مارا۔ کیا؟ شاہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں اتنی دیر تک کیسے سوتا رہا اور آپ نے مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ چلو تو اب اٹھ جاؤ اور ہاں تیار بھی ہو جانا، ہمیں 8 بجے نکلنا ہے۔ تسبیحہ نے اسے تیار ہونے کا کہا۔
कहाँ जाना है? शाह ने नासमझी से पूछा। बाबा के दोस्त की बेटी का निकाह है तो हमें वहाँ जाना है। तस्बीहा ने आधा सच और आधा झूठ बोला। बाबा के दोस्त के घर में मेरा क्या काम? इसने बेजारी से कहा। बाबा ने कहा है सबने चलना है, मौसम भी जा रहे हैं। क्या भाई भी जा रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो कभी नहीं जाते ऐसी तकरीबात में। शाह हैरान था कि मौसम जा रहा है लेकिन अभी वो जा रहे हैं तो आप भी चल रहे हैं, अब जल्दी उठो। इसने ढोंस जमाते हुए कहा तो इस बेचारे को मानना पड़ा। क्या हुआ है? तस्बीहा हंसती हुई कमरे में आई तो मौसम ने पूछा। शाह को उठाने गई थी, कितने झूठ बोले हैं मैं ही जानती हूँ, मगर जब इसे असली बात पता चलेगी वो सोचकर हंस रही हूँ। तस्बीहा ने इसके करीब बैठते हुए कहा तो मौसम ने इसका हाथ पकड़ लिया। ओह नो! तस्बीहा कुछ याद आने पर फौरन उठी। अब क्या हुआ? मौसम ने पूछा। मामा ने एक काम कहा था मैं भूल गई, इसने बताया और कमरे से चली गई। जब गाड़ी नूर के घर के आगे रुकी तो शाह की सांस रुक गई। वो सोच भी नहीं सकता था कि इसके डैड के दोस्त की बेटी नूर होगी, क्योंकि वो इकलौती थी और इसके घर आने का मतलब यही था। वो बेयकीनी से इसके गेट को देख रहा था, वो गाड़ी से नहीं उतरा था। सब उतर गए थे। मौसम ने इसके साइड का दरवाजा खोला और इसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, क्या हुआ? चलो। मौसम के कहने पर वो उतर तो आया, मगर जैसे जैसे वो अंदर जा रहा था, इसे लगा कि अभी इसका दम निकल जाएगा। जैसे ही वो अंदर गए तो नूर के डैड और मॉम ने इनका इस्तकबाल किया। क्योंकि प्रोग्राम घर में ही था तो घर वाले ही थे। नूर के डैड ने शाह को देखकर कहा, अरे शाहरुख बेटे, आप कैसे हो? शाह मुरव्वतन मुस्कुराया और इनके गले लगा। थोड़ी देर में ही मौलवी साहब भी आ गए तो नूर के डैड के साथ नूर से साइन करवाने चले गए। शाह का वहां रुकना मुश्किल हो गया, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। इसने इस बात पर भी गौर नहीं किया कि दुल्हा कौन है और कहाँ है। इसे ख्याल था तो बस ये कि इसने इसे कुछ भी नहीं बताया और आज वो किसी और की हो जाएगी। वो वहां से जाने लगा तो मौसम ने इसका हाथ पकड़कर पूछा, कहाँ जा रहे हो? मौसम समझ सकता था कि इसकी क्या हालत थी। भाई कुछ काम है, आता हूँ अभी, इसने मौसम से झूठ बोला। निकाह हो जाए फिर चले जाना, मौसम ने इससे कहा। मगर भाई, वो कहना चाहता था कि अगर यहाँ रुका तो मर जाऊंगा। मेरे कहने पर भी नहीं रुकोगे? मौसम ने इसे इमोशनल ब्लैकमेल किया। शाह कभी भी मौसम की बात नहीं टाल सकता था, इसलिए चुपचाप रुक गया। कुछ देर बाद मौलवी साहब बाहर आए, सबके चेहरों पर खुशी थी सिवाय शाह के। मौलवी और बाकी सब भी सोफों पर बैठ गए, मगर शाह था जो खड़ा और कहीं ही था। मौसम ने इसे बैठने को कहा तो वो बैठ गया। मौलवी साहब ने निकाह पढ़ाना शुरू किया और जब कहा शाह शाह ने जब अपना नाम नूर के नाम के साथ सुना तो वो बेयकीनी से कभी मौलवी साहब को देखता तो कभी अपने बाबा को। जब मौसम की तरफ देखा तो इसने आंख मारी और मुस्कुराया तो शाह को लगा इसे जिंदगी मिल गई। वो मौसम के गले लग गया। क्या आपको कबूल है? मौलवी साहब ने दोबारा पूछा, जो अनजान बने शाह को देख रहे थे, जो निकाह हुए बगैर ही गले मिलना शुरू हो गया। इन्हें क्या पता इस बेचारे के साथ क्या हुआ है। इनके पूछने पर इसने बोला, कबूल है, कबूल है, कबूल है। वो खुशी में एक साथ बोल गया। इसकी इस हरकत पर सब मुस्कुराने लगे। फिर दुआ हुई। थोड़ी ही देर में नूर को लाया गया। वो लाइट पिंक कलर का लंबा फ्रॉक पहने हुए थी जो फुल भरा हुआ था। हल्का सा मेकअप और हल्की ज्वेलरी पहने वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। शाह ने इसे देखा तो देखता ही रह गया। इसे लाकर शाह के बराबर में बिठाया गया तो वो शाह किसी की परवाह किए बगैर नूर को देख रहा था। फिर बोला, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? शाह ने इसे देखते हुए ही पूछा। अगर बता देती तो तुम्हारी ये शक्ल कैसे देखने को मिलती? नूर ने हल्की आवाज में बोला, मगर इसने सुन लिया था। मेरी जान निकलने वाली थी। शाह अभी अभी इसे ही देख रहा था। अल्लाह ना करे, नूर ने तड़प कर कहा तो शाह मुस्कुराने लगा और सामने देखने लगा। जब नजर तस्बीहा पर पड़ी तो उठकर इसके पास गया। मुबारक हो, तस्बीहा ने मुस्कुराते हुए कहा तो शाह इसके गले लग गया और बोला, थैंक यू आपी, थैंक यू वेरी मच। मौसम ने जब ये मंजर देखा तो फौरन वहां पहुंचा और शाह को खींचा और तस्बीहा को अपनी तरफ किया। क्या हुआ? तस्बीहा ने मौसम से पूछा तो वो शाह से बोला, अपनी बीवी के गले लग। वो संजीदा था। वो बहन है मेरी, मैं तो लगूंगा। शाह को पता था वो तस्बीहा के लिए बहुत पॉजेसिव है, पिटेगा भी मुझसे। मौसम ने कहा, तुम नूर के पास जाओ शाह। तस्बीहा ने शाह को वहां से भेजा तो वो चला गया। तस्बीहा ने मौसम को घूरा और खुद भी चली गई। सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया था। जब मौसम के डैड ने चलने को कहा तो शाह मौसम से बोला, भाई रुखसती भी अभी करवा लें प्लीज। शाह ने एक मासूमाना ख्वाहिश की जिस पर मौसम ने इसे घूरा तो वो बेचारा चुप हो गया। वहां से वापस आने के बाद भी वो सब बातों में लगे रहे जिसमें शाह, इसकी अम्मी और तस्बीहा थे। मौसम कब से इसका इंतजार कर रहा था कमरे में, मगर वो थी कि आ ही नहीं रही थी। काफी देर बाद जब वो कमरे में आई तो मौसम आंखों पर हाथ रखे सीधा लेटा था। सो गए? तस्बीहा ने पूछा। जब कोई जवाब नहीं आया तो वो समझी कि वो सो गया है, मगर वो जाग रहा था। तस्बीहा लाइट बंद करके लेट गई तो वो बोला, अब भी नहीं आती। इसके लहजे में खफगी साफ थी।
तुम जाग रहे हो? तस्बीहा ने हैरानी से पूछा। वो समझी थी कि वो सो गया है। तुम्हें फर्क पड़ता है इससे? इसने आंखों से हाथ हटाते हुए कहा, मगर वो अभी तस्बीहा को नहीं देख रहा था, वो छत को देख रहा था। क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? तस्बीहा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्यों ऐसी बातें कर रहा है। इसने कोई जवाब नहीं दिया, वो चुप रहा तो तस्बीहा ने इसका चेहरा अपनी तरफ किया। मौसम का चेहरा इसने अपने दोनों हाथों में थामा। इधर देखकर बोलो, क्या बोल रहे हो? तस्बीहा ने इसकी आंखों में देखते हुए कहा। मौसम अब भी चुप था, मगर गुस्सा अब उड़ गया था। वो बस इसे देख रहा था। ऐसा कैसे हो सकता था कि वो इतने प्यार से इससे कुछ कहे और इसका गुस्सा कायम रहे? ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मौसम ने इसकी कमर पर हाथ डाला और इसे अपने करीब किया। अब तो मैं आ गई ना? तस्बीहा ने मुस्कुराते हुए कहा तो मौसम भी मुस्कुरा दिया। सर काम होने ही वाला था, बस वो मौसम वहां आ गया। इस आदमी ने जहांगीर को बताया तो इसने जोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर मारा। सबके सब निकम्मे हो, दफा हो जाओ मेरी नजरों से। जहांगीर गुस्से से चीखा। वो गुस्से से पागल हो रहा था। इसका बस नहीं चल रहा था कि क्या कर दे। वो गुस्से से इसकी तरफ पलटा और बोला, सिर्फ आखिरी चांस है तुम्हारे पास। अगर अपनी जिंदगी प्यारी है तो मेरा काम हो जाना चाहिए। जहांगीर ने इसे गिरेबान से पकड़कर कहा। जहांगीर अपने कमरे में बैठा सोच रहा था और सिगरेट का धुआं उड़ रहा था। इन लोगों से ये काम नहीं होगा और मौसम इतनी आसानी से इससे छोड़ेगा नहीं। मुझे अब कुछ और ही करना होगा। तस्बीहा, तुम्हें मेरे पास आना ही होगा। तुम सिर्फ मेरी हो, मैं तुम्हें इसके साथ रहने नहीं दूंगा। इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। जहांगीर खुद से मुखातिब था। इसके जहन में कुछ गलत चल रहा था। सुबह अहमद साहब लॉन में बैठे चाय पी रहे थे जब किसी को गेट पर बात करते देखा। उन्होंने इससे पूछा तो इसने इसे बताया कि पुलिस आई है। अहमद साहब हैरान भी थे और परेशान भी कि पुलिस का क्या काम, वो भी इनके घर पे। बहरहाल उन्होंने इससे कहा कि बुलाओ इन लोगों को। वो कुल 3 लोग थे। अहमद साहब ने इन्हें बिठाया और आने की वजह पूछी तो वो बोले, सर हमें मौसम से मिलना है। इनके एक अफसर ने कहा। मौसम से क्यों? क्या काम है उससे? वो अभी भी हैरान थे कि मौसम से क्या काम होगा इन्हें। सर इनकी गिरफ्तारी के वारंट है हमारे पास। इसने तो जैसे बम ही फोड़ दिया। क्या? मगर क्यों? इनकी परेशानी इनके चेहरे से साफ थी। पहले आप उन्हें बुलाएं, फिर बताता हूँ, इसने कहा। पहले मुझे बताएं हुआ क्या है? इनकी आवाज अब सख्त हो गई। सर प्लीज ताउन करें हमारे साथ तो अच्छा होगा, इस अफसर के लहजे को सुनते हुए कहा। अहमद साहब ने एक मुलाजमा को कहा कि मौसम को बुला कर लाओ। इनकी आवाज से इनकी बेगम और शाह भी आ गए थे और पुलिस को देखकर हैरान थे। दरवाजे की आवाज पर मौसम की आंख खुली। तस्बीहा जो इसके सीने पर सर रखे सो रही थी, इसने तस्बीहा को तकिए पर इसका सर रखा। दरवाजा मुसलसल बज रहा था तो तस्बीहा की भी आंख खुल गई। मौसम ने गुस्से में दरवाजा खोला। क्या मुसीबत आ गई है जो गेट तोड़ रही हो? मौसम जो कि नींद में था और गुस्से में भी। आपको नीचे बड़े साहब बुला रहे हैं, नीचे पुलिस आई है। मुलाजमा ने सहमे हुए लहजे में इसे बताया। पुलिस क्यों आई है? मौसम ने इससे पूछा। पता नहीं जी, इसने जवाब दिया। अच्छा आ रहा हूँ, मौसम ने जवाब दिया और दरवाजा बंद कर दिया। पुलिस क्यों आई है? तस्बीहा जो कि उठ गई थी और मुलाजमा की बातें भी सुन चुकी थी। पता नहीं, नीचे जाऊंगा तो पता चलेगा, इसने कहा और वॉशरूम चला गया। तस्बीहा को घबराहट हो रही थी। मौसम नीचे गया तो वो भी इसके पीछे चल दी। वहां जाकर मौसम इनसे मिला और इनके आने की वजह पूछी तो इन्होंने बताया कि वो इसे गिरफ्तार करने आए हैं। मौसम ने वजह पूछी। मैं पूछ सकता हूँ कि किस लिए आप मुझे गिरफ्तार करने आए हैं? मौसम के चेहरे पर कोई परेशानी नहीं थी। सर हमें पता चला है कि आपके हॉस्पिटल में जिस्म के हिस्से बेचने का कारोबार चलता है, जिसमें आप भी शामिल हैं। इस अफसर ने गिरफ्तारी की वजह बताई। वो वहां खड़े हर शख्स को सांप सूंघ गया। मौसम बोला, क्या सबूत है इस बात का? मौसम ने इनसे सबूत मांगा। सर हमारे पास सबूत भी है और गवाह भी, आप चलें हमारे साथ, इन्होंने कहा। नहीं मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, आपको कोई गलत फहमी हुई है, मौसम की मोम बोली जो मुसलसल रो रही थी। तस्बीहा शॉक्ड थी, शाह भी हैरान था। ये झूठ है, मैं ऐसा घटिया काम नहीं करता। मौसम ने इन्हें समझाना चाहा मगर इन लोगों ने एक नहीं सुनी और इसके हाथ में हथकड़ी लगाने को कहा तो एक अफसर ने इसे हथकड़ी लगाई। तस्बीहा बोली, नहीं आप लोगों को गलत फहमी हुई है, मौसम ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज इन्हें ना लेकर जाएं। तस्बीहा ने इस अफसर से कहा। आंसू इसकी आंख पे बह रहे थे। मौसम मुड़ा और तस्बीहा का चेहरा अपने हाथों में लेते हुए बोला, परेशान नहीं हो, मैं जल्द आ जाऊंगा और रोना नहीं। ये कहते हुए इसने तस्बीहा के आंसू साफ किए। अपने डैड से मिला, शाह से भी, जिसकी आंखें भी नम थीं। मौसम ने एक नजर अपनी मोम पर डाली तो वो रो रही थी। मौसम इनके पास गया और बोला, प्लीज परेशान मत हो, बस मेरे लिए दुआ कीजिएगा। मौसम ने पहली मर्तबा इनसे ऐसी बात की थी। इनके रोने में और रवानी आ गई। उन्होंने मौसम का चेहरा अपने हाथों में लिया और इसका माथा चूमा और दुआ दी। मौसम जाने लगा तो तस्बीहा इसके पीछे भागी तो शाह ने इसका हाथ पकड़ लिया। शाह वो जा रहा है, इसे रोको। बाबा आप कुछ करते क्यों नहीं हैं?
तस्बीहा ने रोते हुए अहमद साहब से कहा, मैं वकील से बात करता हूँ, तुम परेशान मत हो। उन्होंने इसे समझाया। तस्बीहा का रो रो कर बुरा हाल था। मौसम को गए 24 घंटे हो गए थे। अहमद साहब ने बड़े से बड़े वकील से बात की थी। सब कोशिश में लगे थे मगर कुछ भी नहीं हो रहा था। साद और फिरोज भी कराची आ गए थे। तस्बीहा नमाज पढ़कर उठी तो इसका मोबाइल बज रहा था। इसने देखा तो कोई अनजान नंबर था। इसने उठाया। हेलो, इसकी आवाज रोने की वजह से भारी थी। तुम रो क्यों रही हो? दूसरी तरफ जो भी था इसकी आवाज सुनते ही समझ गया था। कौन? तस्बीहा नहीं पहचानी कि वो कौन है। तुम उसके लिए रो रही हो, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मुकाबिल को बुरा लगा था इसका मौसम के लिए रोना। जहांगीर, तस्बीहा को इसका लहजा समझ आ गया था। शुक्र है कि तुमने मुझे पहचान लिया। अपना नाम सुनकर वो खुश हो गया था। क्यों फोन किया है? तस्बीहा ने सख्ती से पूछा। तुमसे मिलना चाहता हूँ, इसने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। तस्बीहा ने गुस्से से कॉल काट दी और मोबाइल बेड पर फेंक दिया और बाहर चली गई। वो नीचे आई तो शाह को अंदर आते देखा। वो फौरन इसके पास गई। क्या हुआ शाह, क्या कहा वकील ने? मौसम वापस तो आ जाएंगे ना, बोलो, तस्बीहा ने तड़प कर पूछा। शाह नजरें झुकाए खड़ा था। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? इसने शाह को झंझोड़ दिया। क्या बोलूं आप ही, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। जिस वकील से बात करते हैं पहले तो वो राजी हो जाते हैं मगर कुछ घंटे बाद मना कर देते हैं। मुझे तो लग रहा है कोई भाई को फंसा रहा है। शाह ने इसे सारी बात बताई। तस्बीहा सर थाम कर बैठ गई मगर अचानक इसके दिमाग में जहांगीर के बोले अल्फाज गूंजे। वो फौरन उठी और अपने कमरे में गई। मोबाइल खोला तो इसमें जहांगीर की कॉल्स थीं। अभी वो देख ही रही थी कि दोबारा कॉल आने लगी। इसने कॉल फौरन पिक की। तुमने किया है ना ये सब? तस्बीहा ने गुस्से से पूछा। हाँ, जवाब भी ढटाई से आया। क्यों? वो चीखी। तुम कल मुझसे मिलो, बताता हूँ सारी बात, इसने नरमी से कहा। अभी बताओ। इसका बस नहीं चल रहा था कि जहांगीर का गला दबा दे। इसने कॉल कट कर दी। हेलो हेलो, तस्बीहा ने कहा मगर कॉल कट हो चुकी थी। फिर एक मैसेज आया जिसमें एक होटल का एड्रेस और टाइम लिखा था। तस्बीहा की समझ में नहीं आ रहा था कि इसे जाना चाहिए या नहीं। वो शाह के पास गई और इसे सब बता दिया। क्या ये सब जहांगीर ने किया है? मैं इसे छोड़ूंगा नहीं आपी। वो गुस्से से बोला। नहीं, तुम कुछ नहीं करोगे। मैंने तुम्हें ये इसलिए नहीं बताया कि तुम कुछ उल्टा सीधा करो, बल्कि इसलिए बताया है कि कोई तो हो जिसे सारी बात का पता हो। अगर कुछ हो जाए तो तुम इसे संभाल लो। शाह को इसकी सारी बातें समझ नहीं आ रही थी। तो क्या आप जाने का सोच रही हैं? शाह ने तस्बीहा से पूछा। हाँ, मैं जाऊंगी, पता तो करूंगी वो क्यों कर रहा है। तस्बीहा ने मजबूत लहजे में कहा। मैं भी साथ चलूंगा, इसने जिद्दी बच्चे की तरह कहा। नहीं, मैं अकेले ही जाऊंगी, तस्बीहा ने नरमी से इसे समझाया। वो गाड़ी से उतरी तो जहांगीर वहीं खड़ा था। तस्बीहा को देखकर मुस्कुराया और इसके पास आया। कैसी हैं तस्बीहा? इसने तस्बीहा का हाल पूछा। तस्बीहा ने इसे घूरा और आगे बढ़ गई। वो दोनों आमने सामने बैठे थे। जहांगीर इसे ही देख रहा था। इसकी आंखों में मोहब्बत थी, जबकि देख तो तस्बीहा भी इसे रही थी मगर इसकी आंखों में नफरत ही नफरत थी इसके लिए। क्यों किया तुमने मौसम के साथ ऐसा? तस्बीहा ने घुर्राते हुए पूछा। तुम्हारी वजह से, इसने सुकून से जवाब दिया। क्या मतलब? मैं तुम दोनों को साथ नहीं देख सकता। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम्हें अपनाना चाहता हूँ, इसने आखिर कह ही दिया तस्बीहा से। इसकी बात सुनकर तस्बीहा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। इसने अपनी मुठ्ठियां भींच ली। वो रुका, फिर बोलना शुरू किया। तुम्हें इसे छोड़ना होगा। अगर चाहती हो कि वो बाइज्जत बाहर आ जाए तो तुम्हें इन पेपर्स पर साइन करने होंगे। इसने कहकर एक पेपर इसके आगे किया। तस्बीहा ने जब इस पर नजर डाली तो वो खुला के पेपर्स थे। दिल तो चाह रहा था कि इतनी जोर से तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मारूं कि पांचों उंगलियां छप जाएं, इसने इंतहाई गुस्से से कहा। इसकी बात सुनकर जहांगीर मुस्कुराने लगा। इसको मुस्कुराता देख तस्बीहा को आग ही लग गई। इसने जहांगीर के हाथ से पेपर्स लिए और टुकड़े टुकड़े कर दिए। लगता है तुम इसे सुलाखों से बाहर नहीं देखना चाहती, वरना ऐसा नहीं करती, इसने तस्बीहा की इस हरकत पर कहा। लगता है तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है, इसलिए ऐसी बकवास कर रहे हो, तस्बीहा ने खड़े होते हुए कहा। तुम्हें आना पड़ेगा मेरे पास, इसने तस्बीहा को चैलेंज किया। तस्बीहा ने अपना बैग उठाया और वहां से चली गई मगर सारे रास्ते इसकी बातें दिमाग में घूम रही थी। इसके घर आते ही शाह ने इससे पूछा तो इसने कुछ नहीं बताया, बस बोली मुझे मौसम के पास जाना है, प्लीज ले चलो। इसने शाह से रिक्वेस्ट की। क्या वो लड़कियों के जाने की जगह नहीं है? और अगर मैं आपको ले भी गया तो भाई मुझे जान से मार देंगे। इसने तस्बीहा को समझाना चाहा। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे जाना है, अगर तुम नहीं लेकर गए तो मैं खुद चली जाऊंगी, इसने गुस्से से कहा। तो शाह को मानना ही पड़ना, वरना तस्बीहा का भरोसा नहीं था, वो चली भी जाती। तस्बीहा पुलिस स्टेशन पहुंच गई शाह के साथ। वो मौसम के लॉकअप के बाहर खड़ी थी। मौसम सलाखों के पार दीवारों से टेक लगाए बैठा था। इसे इस हालत में देखकर तस्बीहा की आंखों में आंसू आ गए।
मौसम की नजर एक मरई नुक्ते पर थी। इसने सामने देखा तो तस्बीहा को देखकर वो फौरन उठा और इसके पास आया, मगर आज इनके बीच एक दीवार थी, सुलाखों की दीवार। तुम यहाँ क्यों आई? मौसम ने संजीदगी से पूछा। तस्बीहा बिना कोई जवाब दिए आंसू बहा रही थी। मौसम ने इसका चेहरा हाथों में लिया और इसके आंसू साफ किए और बोला, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था तस्बीहा। इसने नरमी से कहा, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। इसकी आवाज भर आई थी। नहीं नहीं मेरी जान, ऐसा नहीं है। इसने इसे समझाना चाहा। ऐसा है। इसने मौसम की बात रद्द की। मैं तुम्हें यहाँ नहीं देख सकती, वो मौसम का हाथ पकड़ते हुए बोली। कितनी देर वो दोनों एक दूसरे को देखते रहे। इन्हें नहीं थी खबर कि वो कहाँ हैं, कौन लोग इनके पास आस पास हैं। कुछ देर बाद एक पुलिस वाला आया और बोला, मुलाकात का वक्त खत्म हो गया है। वो जोर से बोला तो वो दोनों होश में आए। जल्दी आ जाओ, तस्बीहा ने इससे पहली बार इल्तिजा करते हुए कहा, मगर ये इसके बस में नहीं था। मौसम हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अपना ख्याल रखना और रोना बिल्कुल नहीं। मौसम इसकी आंखों में देखते हुए बोला तो तस्बीहा ने हाँ में गर्दन हिलाई और जाने लगी। फिर मुड़कर इसे देखा तो मौसम ने इसे जाने का इशारा किया तो वो चली गई। घर आकर भी इसे सुकून नहीं मिला। इसे इस हाल में देखकर तस्बीहा को करार नहीं आ रहा था। वो अपने आप को ही कसूरवार समझ रही थी। सारी रात इसने इसी सोच में गुजार दी। फजर की नमाज पढ़कर वो उठी और एक नतीजे पर पहुंची। इसने जहांगीर को फोन किया। वो सो रहा था जब मोबाइल पर इसकी कॉल आई। जब इसने नाम देखा तो झट उठ बैठा और फौरन इसकी कॉल उठाई। अस्सलाम वालेकुम। जहांगीर ने सलाम किया। तुमसे मिलना है मुझे, इसने सलाम का जवाब दिए बगैर कहा। जहे नसीब, इसने शौकी से बोला। वो तो खुशी से ही निहाल हो रहा था कि तस्बीहा से इसे मिलने के लिए कहा है। तस्बीहा ने इसे जगह और वक्त बताकर फोन बंद कर दिया। इसे गुस्सा तो इस पर बहुत आया मगर जब्त कर गई। मुझे कैसे याद किया आज? जहांगीर ने इससे पूछा, जो इसके सामने बैठी थी। मौसम को वहां से निकालो, इसने जहांगीर की आंखों में देखते हुए कहा। मैंने तुम्हें शर्त बता दी थी कि तुम्हें इसे छोड़ना। इसकी बात पूरी होने से पहले वो बोली। पता है, वो गुस्से से बोली। मुझे मंजूर है, इसने हल्की आवाज में बोला। जहांगीर के लबों पर मुस्कुराहट आ गई इसकी बात सुनकर। इसे अपना प्लान कामयाब होता दिख रहा था। जहांगीर ने खुला के पेपर्स इसको दिए तो तस्बीहा बोली, नहीं अभी नहीं, पहले इसे बाहर निकालो। जब वो बाइज्जत बाहर आ जाएगा, अपने घर चला जाएगा, तब मैं साइन करूंगी। तस्बीहा ने इसे अपनी शर्त बताई। क्यों, भरोसा नहीं है मुझ पे? जहांगीर ने इससे पूछा। जो कहा है वो करो, तस्बीहा ने एक एक लफ्ज चबा कर बोला। तुम लंच करो जब तक वो घर वापस आ जाएगा। जहांगीर ने मुस्कुरा कर कहा, मगर दिल में सोचा इसके लिए इतना आसान था ये, जबकि शाह और अहमद साहब कब से मेहनत कर रहे थे इसे छुड़वाने के लिए। क्या पियोगी? जहांगीर ने इससे पूछा। तुम्हारा खून, तस्बीहा ने चिढ़ते हुए कहा और उठकर जाने लगी तो जहांगीर बोला, शायद तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा था कि जब तक हम लंच करेंगे। जहांगीर ने बात अधूरी छोड़ दी मगर तस्बीहा इसका मतलब समझ गई थी। तभी वो बोली, लंच वो भी तुम्हारे साथ? दिमाग ठीक है? तस्बीहा ने अबरू उचकाकर कहा और होटल के बाहर चली गई। जहांगीर से जाता देख रहा था। मोहब्बत भी अजीब शय है। तस्बीहा चलते चलते पार्क की बेंच पर बैठ गई। इसकी आंखों के सामने मौसम के साथ बताए तमाम लम्हे किसी फिल्म की तरह चल रहे थे। अच्छे बुरे सारे पल। तस्बीहा की आंखें भीग गईं। इसे छोड़ना इतना आसान नहीं था। शायद जिस्म से जान निकालना इतना मुश्किल नहीं हो जितना इसके लिए मौसम को छोड़ना था। जहांगीर दूर खड़ा इसे देख रहा था। इसे तस्बीहा को रोता देख तकलीफ भी हो रही थी, मगर इसने अपने दिल को यह कहकर चुप करवा दिया कि वो इसकी जिंदगी के सारे गम, दुख और तकलीफ खत्म कर देगा। तस्बीहा को वहां बैठे 2 घंटे हो गए थे मगर ख्यालों का सिलसिला था कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इस सिलसिले को शाह की कॉल ने तोड़ा। तस्बीहा ने अपने आंसू साफ किए और कॉल पिक की। हेलो शाह, तस्बीहा ने नरमी से पूछा। आप ही मुबारक हो, भाई की बेल हो गई है, हम घर आ रहे हैं। शाह ने खुशी से तस्बीहा को खबर दी। शाह जो कि सुबह से ही घर पर नहीं था इसलिए उसे पता नहीं था कि तस्बीहा कहाँ है। ये तो बहुत खुशी की खबर है, तस्बीहा ने मुस्कुरा कर कहा। चलें, घर पर बात होती है। शाह ने ये कहकर कॉल कट कर दी। तस्बीहा खाली दिमाग लिए मोबाइल की स्क्रीन को देख रही थी जब जहांगीर आकर इसके बराबर में बैठा। तस्बीहा ने गर्दन उठाकर इसे देखा तो तस्बीहा की आंखें अंगारा हो रही थीं। इन आंखों में जहांगीर के लिए नफरत ही नफरत थी। जहांगीर ने पेपर्स इसके आगे बढ़ाए और बोला, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है, अब तुम्हारी बारी। तस्बीहा ने इसके हाथ से पेन लिया और साइन कर दिए और साथ ही आंसू भी गिरे जो पेन की स्याही को फैला गए। मौसम घर पहुंचा तो इसे सबसे पहले तस्बीहा को देखने की चाह थी मगर वो तो नहीं थी। मौसम ने सोचा हो सकता है वो कमरे में हो। वह अहमद साहब से मिला, मोम से मिला और इनसे बोला, तस्बीहा कमरे में ही है। मौसम ने इनसे तस्बीहा के बारे में पूछा तो वो बोली, तस्बीहा तो सुबह से घर में नहीं है। क्या वो तुम्हारे साथ नहीं थी शाह?
انہوں نے بھی اسے گھر میں نہیں دیکھا تھا۔ ہمارے ساتھ کیوں ہوگی وہ؟ شاہ بولا اور موصف کا دماغ معاف ہو رہا تھا کہ وہ کہاں چلی گئی۔ اس نے تسبیحہ کو کال کی، بیل جا رہی تھی مگر کسی نے نہیں اٹھائی۔ کہاں چلے گئی؟ یہاں کسی کو پتہ نہیں ہے؟ موصف غصے سے بولا۔ میں کال کرتا ہوں۔ شاہ نے اسے غصے میں دیکھ کر فوراً کال لگائی۔ میں خود کر لوں گا، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ موصف نے شاہ کو غصے سے منع کیا اور خود کال ملائی۔ بیل جا رہی تھی مگر کسی نے نہیں اٹھائی کال۔ موصف کے بار بار کال کرنے پر بھی جب اس نے کال نہیں اٹھائی تو موصف نے موبائل دیوار پر دے مارا۔ موصف کیا ہو گیا ہے؟ آ جائے گی وہ؟ ہو سکتا ہے کسی کام سے باہر گئی ہو، احمد صاحب اسے سمجھاتے ہوئے بولے۔ مجھ سے زیادہ اہم اور کیا ہو سکتا ہے اس کے لیے ڈیڈ؟ موصف نے درد بھرے لہجے میں کہا تو احمد صاحب چپ ہو گئے کیونکہ وہ صحیح کہہ رہا تھا۔ بھائی کچھ دیر پہلے میری بات ہوئی تھی آپی سے، میں نے انہیں بتایا تھا کہ آپ آ رہے ہیں، وہ بہت خوش تھیں۔ شاہ بولا۔ پھر کچھ خیال آنے پر اس نے موصف سے کہا، بھائی ذرا باہر آئیں، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ شاہ پریشانی سے بولا۔ موصف شاہ کو دیکھنے لگا اور پھر باہر چلا گیا۔ شاہ بھی اس کے پیچھے گیا۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے تو شاہ بولا، بھائی آپ کو اندر جہانگیر نے کروایا تھا۔ شاہ بولا، مجھے پتا ہے۔ موصف بولا، مگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ جہانگیر کی ملاقات آپ ہی سے ہوئی تھی؟ شاہ نے موصف کے سر پر بم پھوڑا۔ کیا؟ جی، اور اس نے کہا تھا کہ اگر وہ آپ کو چھوڑ دیں گی تو وہ آپ کو باہر نکال دے گا۔ آپ ہی نے تو منع کر دیا تھا مگر… شاہ بولتے بولتے رکا۔ شاہ اس کا نمبر ٹریس کرو، کہاں کی لوکیشن آ رہی ہے؟ موصف نے اسے حکم دیا تو شاہ نے فوراً کام شروع کر دیا۔ لوکیشن کو ٹریس کرتے ہوئے وہ جس جگہ پہنچے تو وہ ایک پارک تھا اور ایک بینچ کے پاس تسبیحہ کا موبائل پڑا تھا۔ موصف نے موبائل اٹھایا، اس میں کالز ریکارڈ چیک کی تو جہانگیر کو لاسٹ کال کی گئی تھی۔ موصف کا خون کھول گیا، وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ ایک دفعہ وہ مجھے مل جائے، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ موصف کو جہانگیر پر غصہ آ رہا تھا۔ سوچنا یہ ہے کہ وہ آپی کو لے کر کہاں گیا ہوگا۔ شاہ نے فکر مندی سے کہا، جہانگیر کی لوکیشن پتہ کرو۔ موصف نے کہا۔ کچھ ہی دیر میں جہانگیر کی لوکیشن کا پتہ چل گیا۔ جب وہ لوگ وہاں پہنچے تو وہ ایک ہاسپٹل تھا۔ یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ شاہ نے بولا تو موصف بنا کوئی جواب دیے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اندر پہنچا تو جہانگیر آپریشن تھیٹر کے باہر بیٹھا تھا۔ موصف اس پر لپکا۔ موصف اسے مارتا رہا مگر اس نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش ہی نہیں کی۔ تیری ہمت کیسے ہوئی اسے بلیک میل کرنے کی؟ تجھے میں نے منع کیا تھا نا کہ دور رہ اس سے، مگر تو نہیں مانا۔ اب تو گیا۔ موصف مارتا مارتا رکا اور اس کا کالر پکڑ کر اسے اپنے قریب کرتا ہوا بولا اور پھر مارنے لگا۔ شاہ جو کب سے اسے روکنے کی کوشش کر رہا تھا مگر ناکام رہا۔ کہاں ہے تسبیحہ؟ کیا کیا ہے تو نے اس کے ساتھ؟ وہ حلق کے بل چیخا۔ وہاں لوگ جمع ہو گئے، ڈاکٹر جمع ہو گئے، انہیں چھڑوانے لگے۔ بہت مشکل کے بعد انہیں الگ کیا۔ جہانگیر کے منہ سے خون نکل رہا تھا، اس کا حلیہ بگڑ گیا تھا۔ موصف کی سانس پھول رہی تھی مگر اس کا غصہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ شاہ نے بہت مشکل سے اسے سنبھالا ہوا تھا ورنہ اس کا پورا ارادہ تھا جہانگیر کو مار دینے کا۔ موصف نے اپنے آپ کو شاہ کی گرفت سے آزاد کیا اور جہانگیر کے پاس پہنچا، اسے زمین سے اٹھایا، کالر سے پکڑ کر اور بولا، کہاں ہے تسبیحہ؟ جہانگیر کے بنا کچھ کہے بس ایک طرف انگلی کر دی کہ وہ وہاں ہے۔ موصف اور شاہ دونوں نے اس کی انگلی کی سیدھ میں دیکھا تو اس کا اشارہ آپریشن تھیٹر کی طرف تھا۔ موصف نے جہانگیر کو دیکھا اور پوچھا، کیا کیا ہے تو نے اس کے ساتھ؟ موصف خوفزدہ ہو گیا تھا۔ تو بہت خوش قسمت ہے کہ تجھے تسبیحہ جیسی بیوی ملی ہے۔ جہانگیر نے اپنی آستین سے منہ سے نکلتا ہوا خون صاف کیا۔ وہ تجھ سے بہت محبت کرتی ہے، وہ بولا اور مصنوعی سا مسکرایا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ آج کے زمانے میں بھی کوئی ایسی محبت کر سکتا ہے کسی سے۔ کاش یہ محبت میرے حصے میں آئی ہوتی، وہ حسرت سے بولا۔ پتا ہے جب میں نے اسے سائن کرنے کے لیے پیپرز دیے، اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہہ کر موصف کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا اور پھر بولا، اس نے کہا موصف کبھی ان پیپرز پر سائن نہیں کرے گا۔ تسبیحہ کے لہجے میں ایک مان تھا، یقین تھا۔ جب تم سے کروا سکتا ہوں تو اس سے کروا ہی لوں گا، جہانگیر فخریہ بولا۔ تسبیحہ چپ تھی۔ کافی دیر بعد وہ بولا، ایک دفعہ تم میری ہمسفر بن جاؤ، میں تمہارے سارے غم تکلیف ختم کر دوں گا، وعدہ کرتا ہوں تم سے۔ جہانگیر نے نرمی سے کہا تو تسبیحہ نے اس کی طرف دیکھا اور بولی، تمہاری زندگی میں شامل ہو جاؤں؟ تسبیحہ نے ابرو اچکا کر پوچھا۔ تسبیحہ صرف موصف کے لیے بنی ہے، اس کے علاوہ اس پر کسی کا حق نہیں ہو سکتا، وہ کسی کی زندگی میں شامل نہیں ہو سکتی۔ میرا جینا اور مرنا صرف موصف کے لیے ہے، کسی اور کے بارے میں تو میں تصور بھی نہیں کر سکتی۔ تمہیں کیا لگا اس کاغذ پر سائن کروا کر تم نے مجھے اس سے الگ کر دیا؟ ہرگز نہیں، تسبیحہ نے کہہ کر نفی میں سر ہلایا۔ اس کی آنکھوں میں کس قدر نفرت اور غصہ تھا، جہانگیر کے لیے وہ آسانی سے دیکھ سکتا تھا۔ تسبیحہ نے ایک ہاتھ اس کے سامنے کیا جس میں ایک تیز دھار بلیڈ تھا، اس نے اپنے سیدھے ہاتھ کی نس پر رکھا اور بے دردی سے پھیر دیا۔
یہ سب اتنی جلدی میں ہوا کہ جہانگیر اسے روک بھی نہ سکا۔ اس کا ہاتھ خون میں لت پت ہو گیا، خون اس کے ہاتھ سے ٹپک رہا تھا۔ جہانگیر آگے بڑھا تو تسبیحہ نے اسے روک دیا۔ خبردار جو آگے بڑھے، خبردار! اسے لگا تھا کہ نس کاٹتے ہی وہ مر جائے گی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ تو اس نے وہی بلیڈ اپنی گردن پر چلانا چاہا تو جہانگیر نے اس سے بلیڈ چھینا۔ تسبیحہ بے ہوش ہو گئی خون زیادہ بہنے کی وجہ سے۔ جہانگیر نے اسے اٹھایا اور ہاسپٹل لے آیا۔ موصب کی آنکھوں میں نمی تھی۔ جہانگیر نے سب کچھ اسے بتا دیا جو کچھ وہاں ہوا تھا۔ اس سب کا ذمہ دار میں ہوں، میری وجہ سے وہ آج اس حال میں ہے۔ مجھے معاف کر دے موصب، مجھے معاف کر دے۔ جہانگیر واقعی اپنے آپ کو اس کا مجرم سمجھ رہا تھا، اور وہ تھا بھی۔ دعا کر کے اسے کچھ نہ ہو، ورنہ تجھے اتنی عبرتناک موت دوں گا کہ آج تک دنیا میں کسی نے نہیں دی ہوگی۔ موصب نے ایک ایک لفظ چبا کر بولا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کا خون بہت بہہ گیا ہے، جس کی وجہ سے اس کا بچنا مشکل ہے۔ موصب مجسمہ بنا کھڑا تھا، وہ ایک پل کے لیے بھی وہاں سے نہیں ہٹا تھا۔ اسے تسبیحہ کی ایک ایک بات، اس کی ہنسی، اس کا غصہ کرنا، اس کا ناراض ہونا، اس کا شرمانا، ایک ایک منظر اس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ سب لوگ وہاں پہنچ گئے تھے۔ احمد صاحب، شاہ کی موم، سعد، فیروز، فائزہ، نور بھی وہاں سب تھے اور تسبیحہ کے لیے دعاگو تھے۔ ڈاکٹر باہر آئے تو انہوں نے کہا، خون بہت بہہ گیا ہے ان کا، مگر اللہ کا کرم ہے وہ اب ٹھیک ہیں، بس انہیں ہوش آ جائے تو آپ ان سے مل سکتے ہیں۔ موصب کی آنکھ سے ایک آنسو گرا اپنے رب کے شکرانے پر۔ اس نے رب کا شکریہ ادا کیا کہ اس کے اللہ نے اسے آج کی زندگی واپس کر دی۔ جیسے ہی تسبیحہ کو ہوش آیا سب لوگ اس سے ملنے گئے سوائے موصب کے۔ موصب کہاں ہے؟ وہ مجھ سے ناراض ہیں؟ تسبیحہ نے شاہ سے پوچھا۔ میں بلاتا ہوں بھائی کو۔ یہ کہہ کر وہ باہر چلا گیا۔ آہستہ آہستہ کر کے سب لوگ باہر چلے گئے۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر تسبیحہ نے گردن موڑ کر دیکھا کہ وہ موصب ہوگا، مگر سامنے جہانگیر کو دیکھ کر اس کا چہرہ لال ہو گیا۔ تم کیوں آئے ہو یہاں اور کیوں بچایا مجھے؟ مجھے نہیں جینا موصب کے بغیر، میں نہیں رہ سکتی اس کے بغیر۔ تم سمجھ کیوں نہیں آتی؟ موصب میری زندگی ہے، اس کے بنا تسبیحہ کچھ نہیں ہے۔ غصہ، التجا، دکھ سب کچھ تھا اس کے لہجے میں۔ موصب جو کہ اندر ہی آ رہا تھا بس سن کر مسکرایا۔ میں جانتا ہوں اور اسی لیے تم سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ مجھے معاف کر دو، میری وجہ سے تمہیں تکلیف پہنچی، میں چلا جاؤں گا یہاں سے۔ بس ایک دفعہ کہہ دو کہ تم نے مجھے معاف کیا۔ جب تک تم مجھے معاف نہیں کرو گی میرے اللہ بھی مجھے معاف نہیں کرے گا۔ جہانگیر نے ہاتھ جوڑ دیے اس کے سامنے۔ تسبیحہ نے پہلے تو اسے دیکھا پھر بولی، اگر تم اپنی غلطی مان رہے ہو تو میں نے تمہیں معاف کیا، مگر ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ محبت ہمیشہ اس سے کرو جو تم سے محبت کرے، اس سے نہیں جس سے تم محبت کرتے ہو۔ میں دل سے دعاگو ہوں کہ اللہ تمہیں بہت جلد اس شخص سے ملوا دے جو تم سے محبت کرتی ہو۔ تسبیحہ نے اسے دل سے دعا دی۔ شکریہ۔ وہ مسکرا بھی نہ سکا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی سے چلا گیا۔ اسے موصب کا انتظار تھا کہ وہ کیوں نہیں آ رہا اس سے ملنے، نہ ہی کوئی اس کے بارے میں بتا رہا تھا۔ تسبیحہ دوائیوں کے زیر اثر تھی اس لیے اس کی آنکھ لگ گئی۔ رات کے کسی پہر اس کی آنکھ کھلی تو اسے اپنے ساتھ کسی کا وجود چپکا پایا۔ اس کی تو جان نکل گئی۔ جب گردن کو موڑ کر دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں موصب تھا جو اس کے بیڈ پر اسی کے برابر میں لیٹا تھا۔ اس کا سر تسبیحہ کے کندھے پر تھا، ایک ہاتھ تسبیحہ کے اوپر اور دوسرا تسبیحہ کے سر کے نیچے۔ وہ سوتا ہوا بہت پیارا لگتا تھا تسبیحہ کو، مگر آج اس کے چہرے پر معصومیت کے علاوہ سکون بھی تھا۔ تسبیحہ اسے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ اچانک دروازہ کھلا تو تسبیحہ نے گردن موڑ کر دیکھا تو نور اور شاہ اندر آئے، مگر اندر کا منظر دیکھ کر رہ گئے۔ تسبیحہ نے انہیں باہر جانے کا کہا کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ موصب کی نیند خراب ہو۔ شاہ نے ہاں میں سر ہلایا اور نور کا ہاتھ پکڑ کر باہر لے گیا۔ موصب بھائی، تسبیحہ آپ ہی سے بہت محبت کرتے ہیں نا؟ نور نے باہر نکل کر شاہ سے پوچھا۔ بہت زیادہ، شاہ نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ تم بھی مجھ سے اتنی محبت کرو گے شادی کے بعد؟ نور نے سنجیدگی سے پوچھا۔ پہلی بات ہمارا نکاح ہو چکا ہے، دوسری بات آپ ہی بھی بھائی سے بے انتہا محبت کرتی ہیں۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ آج اندر ہیں، شاہ نے اسے ستانے کے لیے کہا۔ اس سے پہلے کہ نور کچھ کہتی، سعد، فیروز اور فائزہ وہاں آ گئے اور ان کی بات ادھوری رہ گئی۔ وہ تسبیحہ سے ملنے اندر ہی جا رہے تھے کہ شاہ نے انہیں روک لیا۔ میرا خیال ہے پہلے ناشتہ کر لیتے ہیں، کیوں نور؟ شاہ نے کہہ کر نور سے تصدیق چاہی۔ ہاں بالکل، نور اس کی بات کا مطلب سمجھ گئی تھی اس لیے ہاں بولی۔ وہ سب ناشتہ کرنے چلے گئے۔ موصب کی آنکھ کھلی تو تسبیحہ کا مسکراتا چہرہ اس کے سامنے تھا۔ جیسے ہی تسبیحہ نے اس کو دیکھا اس کی آنکھ کھل گئی ہے۔ وہ مصنوعی غصے سے بولی، یہ کون سی جگہ ہے سونے کی؟ یہی تو جگہ ہے جہاں سکون کی نیند آتی ہے۔ موصب کا اشارہ تسبیحہ کی طرف تھا۔ وہ اپنی ناک سے اس کی ناک کو چھوتا ہوا بولا۔ وہ دوبارہ آنکھیں بند کر لیں۔ موصب کوئی بھی اندر آ سکتا ہے، یہ ہمارا بیڈ روم نہیں ہے۔ ابھی شاہ اور نور بھی آئے تھے۔ اسے سوتا دیکھ وہ بولی تو وہ آنکھیں بند کیے بولا، تو یہ کہ اٹھو یہاں سے۔ اس نے موصب کو اٹھنے کے لیے کہا۔
एक शर्त पे। वो अभी भी वैसे ही लेटा हुआ बोला, क्या? तस्बीहा ने शर्त पूछी तो इसने आंखें खोली और बोला, कुछ नहीं, बस अपनी उंगली इसके होंठों पर रखी और फिर अपने होंठों पर। तस्बीहा इसका मतलब समझ गई थी। वो बोली, मौसम बदतमीज, उठो। तस्बीहा ने इसे घूरा, घूरती रहो, तुम्हें पता है मैं नहीं मानूंगा। इसने दोबारा आंखें बंद कर लीं। तस्बीहा ने अपना हाथ उठाया इसे मारने के लिए, मगर दर्द से वो तड़प गई। आह! इसकी आवाज़ सुनकर वो तीर की तेज़ी से उठा। क्या हुआ? ज़्यादा दर्द हो रहा है? वो फ़िक्रमंदी से बोला। नहीं, वो बेध्यानी में हाथ एकदम उठाया तो। तस्बीहा ने बस इतना ही कहा। मौसम ने इसका हाथ अपने लबों से लगाया, फिर अपने लब इसकी पेशानी पर रख दिए और बोला, क्या ज़रूरत थी खुद को इतनी तकलीफ देने की? वो अब संजीदा था। इस हाथ से मैंने खुला के पेपर्स पर साइन किए थे। इसे सज़ा तो मिलनी चाहिए ना? वो इतनी मासूमियत से बोली। मौसम ने इसे गले लगा लिया और बोला, इसने ठीक कहा था कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी में हो। मेरे रब का एहसान है ये मुझ पर। वो अपने रब का जितना शुक्र अदा करता इतना कम था। 5 साल बाद, बाबा हैदर ने मुझे मारा है। मैंने नहीं मारा चाचू। वो झूठ बोल रही है। हैदर अपने दिफा में बोला, कोई बात नहीं बेटा, खेल में तो ऐसा होता है। शाह ने अपनी 3 साला बेटी हिफ्सा को समझाया। मैं बड़े पापा से बोलूंगी इसकी शिकायत। वो मुंह फुलाकर बोली, मैं बहुत मारूंगा अगर बाबा से कुछ भी बोला तुमने। हैदर गुस्से से बोला, बोलूंगी बोलूंगी बोलूंगी। वो कहकर मौसम के पास भाग गई। चाचू अब ये गई। हैदर शाह को कहकर इसके पीछे भागा। शाह और नूर की एक बेटी थी हिफ्सा, जबकि मौसम और तस्बीहा के 2 जुड़वा बेटे हैदर और अब्बास, और एक बेटी थी बरीरा, जो कि साल भर की भी नहीं थी। फिरोज और फाइजा की भी शादी हो गई थी। इनका एक बेटा और एक बेटी थी, जबकि साद का सिर्फ एक ही बेटा था। जहांगीर मुल्क से बाहर चला गया था और इसने वहीं पर शादी कर ली थी। उसका भी एक ही बेटा था। मौसम अपने कमरे में बरीरा के साथ खेल रहा था जब हिफ्सा भागती हुई इसके पास आई। बड़े पापा, हैदर ने मुझे बिना बात के मारा है। वह आंखों में आंसू लाते हुए बोली। हैदर? मौसम ने हैदर को घूरा, वो जो इसके रोकने इसको पीछे आया था, मगर वो तो हाथ ना आई। हैदर मौसम के हाथ जरूर आ गया। बाबा, मैंने नहीं किया, मैं तो अब्बास के साथ खेल रहा था। ये आकर कहने लगी मुझे भी खिलाओ। मैंने मना किया तो इसने रोना शुरू कर दिया और आपके पास आ गई। हैदर ने मौसम को सच बताया। आपने ऐसा किया? मौसम ने हिफ्सा से पूछा। तो ये मुझे खिला ही नहीं रहा था। हिफ्सा ने मासूमाना शक्ल बनाकर बोला। या अल्लाह, आप लोग फिर लड़ना शुरू हो गए। तस्बीहा ने इन दोनों को मौसम की अदालत में खड़े देखा तो बोली, हैदर वो छोटी है ना, खिलाया करो अपने साथ। तस्बीहा ने हैदर को समझाया, इसे कहें बरीरा के बड़े होने का इंतजार करे, इसी के साथ खेले, मेरे साथ हरगिज नहीं। वो गुस्से से कहता चला गया और हिफ्सा फिर इसे तंग करने इसके पीछे भागी। ये उसका पसंदीदा काम था, हैदर को तंग करना, जो वो बड़े मजे से करती थी। तौबा है भई, तस्बीहा कहते हुए मौसम के बराबर में बैठी। मौसम तस्बीहा को ही देख रहा था और तस्बीहा बरीरा को गोद में लिए इसके साथ मगन थी। इसकी नजरों की गरमाइश जब इसे महसूस हुई तो इसने मौसम की तरफ देखा तो वो बोला, थैंक यू। किस लिए? मेरी जिंदगी को इतना खूबसूरत बनाने के लिए। मौसम ने मोहब्बत भरे लहजे में कहा तो इसके गिर्द अपने बाजू फैला दिए और इसकी पेशानी पर अपने लब रखे। तस्बीहा मुस्कुरा दी। मौसम इसे दीवानों की तरह चाहता था और वैसे भी मोहब्बत में दीवानगी होना जरूरी है। जी तो नाजरीन, ये नावल आपको कैसा लगा? अगले बेहतरीन नावल के लिए इंतजार करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।